खबर के साथ करेंगे। तेजस्वी यादव के दावों को इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में और उसी को इलेक्शन कमीशन ने दिखाया कि 416 नंबर जहां पर तेजस्वी यादव का नाम भी है, उनका पता भी है, उनके पिता का नाम भी है और ये भी बताया कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से झूठे दावे किए, एक झूठ परोसने का प्रयास किया जिसको इलेक्शन कमीशन ने बेनकाब कर दिया है। हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। हम बताएंगे कि कैसे अब से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की थी और ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है, लेकिन तुरंत ही उसका इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है और ये बताया है कि सब दावे झूठे हैं, झूठ परोसने का काम किया जा रहा है। और 416 नंबर ये सीरियल नंबर है जिसमें तेजस्वी यादव की फोटो भी है, उसमें उनका नाम भी है, उनके पिता का नाम भी है, उनकी उसमें तारीख भी लिखी हुई है, घर का एड्रेस भी है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। वोटर लिस्ट में जो तेजस्वी यादव ने, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनका नाम नहीं है, लेकिन वो एक झूठा दावा किया गया था क्योंकि एसआईआर को लेकर लगातार संसद से लेकर बिहार की विधानसभा तक संग्राम जारी है और ऐसे में तेजस्वी को चुनाव आयोग ने आईना दिखा दिया है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, आचार है। अब हम डालते हैं। नो रिकॉर्ड फॉर्म। व्हाट डज इट मीन? नो रिकॉर्ड हाँ, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए तब। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा है कि पूरे बिहार को ही तेजस्वी की योग्यता पर संदेह है। योग्यता पर पूरे बिहार को ही शक है और पूरा बिहार जानता है कि वो कितने योग्य हैं, कितने नहीं। लिस्ट में अपना नाम तक नहीं खोज पाए। भ्रम फर्जीवाड़े की दुकानदारी बंद कीजिए, ये बीजेपी का कहना है कि भ्रम फैलाने का काम लगातार तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी कर रही है और ऐसे में इस तरह के फर्जीवाड़े की दुकान बंद होनी चाहिए। बीजेपी ने एक बड़ा कटाक्ष किया है क्योंकि अब से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि इलेक्शन जो वोटर लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है, लेकिन उन दावों को खारिज किया है। और इसी खबर पर हम सीधे लाइव चलेंगे पटना में हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी, एक तरफ तेजस्वी यादव ये बोलते हैं कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उसी दावे को खारिज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कह दिया है कि तेजस्वी की योग्यता को लेकर पूरे बिहार को ही संदेह है। देखिए, तेजस्वी यादव, जब आप, ये मामला उस तरह का है जब आप दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे तब गलती होनी स्वाभाविक है। अब तेजस्वी यादव का 2 एपिक कार्ड था, दोनों मेरे पास मौजूद हैं। एक है RAB 0456228, ये वही एपिक नंबर है जो इस बार वोटर लिस्ट में है और पिछले बार भी जो सूत्र बता रहे हैं कि पिछले बार भी विधानसभा चुनाव के दौरान इसी एपिक नंबर से उन्होंने वोटिंग किया था 2020 में। अब कोई एक और पुराना एपिक नंबर है RAB 2919120। अब ये एपिक नंबर तेजस्वी यादव ने सर्च किया मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये एपिक नंबर नहीं मिला। इसका मतलब उनके पास 2 एपिक नंबर थे और जो एसआईआर की प्रक्रिया थी, जो इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा था कि बहुत लोगों का 2 जगह है, बहुत लोगों का 3 जगह है, जैसे बहुत लोग गांव में भी रखते हैं, शहर में भी रखते हैं, जो अर्बन, जो रूरल वोटर्स हैं माइग्रेट कर गए हैं, तो ऑटोमेटिक ये जब वो खोजे अपना एपिक नंबर, जो पिछली बार जिस एपिक नंबर से उन्होंने वोट डाला था वो रह गया और पुराना वाला डिलीट हो गया। इसीलिए जब वो सर्च किए तो वो उनका नहीं मिला। तो ये अज्ञानता की वजह से, जब उनके स्टाफ ने बताया होगा कि सर आपका एपिक नंबर नहीं मिल रहा है,
तो उनको लगा होगा कि बहुत बड़ी बात हो गई और पूरे भारत में भूचाल आ जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन तत्पर था और उसने काउंटर किया और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं ने कहा कि देखिए कैसे जनता को गुमराह कर रहे थे और एक तरीके से अपने स्टाफ के गलती के कारण तेजस्वी यादव की भद्द पिट गई आज, क्योंकि सरेआम पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बहरहाल ऐसे लोगों का भी जिसका नाम नहीं जुड़ा है उसके लिए आपत्ति करने के लिए 1 महीने का समय है। नाम अभी भी जुड़ सकता अगर कागजात ठीक से देंगे। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़े नेता हैं, देश के लालू यादव के पुत्र हैं और इतनी बड़ी गलती कर गए और उनकी एक तरीके से भद्द पिट गई और अपोजिशन को एक मौका मिल गया उन पर कटाक्ष करने का, क्योंकि SIR को लेकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही सारा विपक्षी गोलबंद हो रहा था और विरोध कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी तमाम जानकारियों के लिए और इस बात को भी साझा करने के लिए कि किस तरीके से तेजस्वी की जानकारी पर अब माखौल उड़ाया जा रहा है। इधर जेडीयू भी है, वो भी तंज कस रही है कि कहां से ऐसा ज्ञान लाते हैं तेजस्वी। जरा सुनिएगा तेजस्वी को लेकर जेडीयू का क्या कहना है। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान और उसके तहत चुनाव आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूरे मामले पर सवालिया निशान खड़ा करना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना है और ये चुनाव के पहले ही अपनी हार इन्होंने स्वीकार कर लिया। मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट बहाल करना था जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में अपनी भूमिका अदा करता है। जिनका नाम अगर गलत तरीके से काटा गया तो मतदान अभिकर्ता अगर है तो वो इस बात को इसकी जांच करते, लेकिन बूथ लेवल एजेंट बहाल करने में राष्ट्रीय जनता दल 77,000 बूथों पर नाकाम रहा। चलिए, राहुल गांधी के आरोपों पर अब अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने भी कमेंट किया है। उन्होंने क्या टिप्पणी की? उन्होंने कहा कि कृषि कानून 2020 में पेश हुआ था। मेरे पिता का निधन जो है 2019 में हुआ। मेरे पिता का स्वभाव किसी को धमकाने वाला नहीं था। ये राहुल के ऊपर कमेंट है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता कट्टर लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। राहुल गांधी ने दावा किया था कि कृषि कानून को लेकर अरुण जेटली ने धमकाया था। रोहन जेटली ने कहा कि राहुल उन लोगों के बारे में बोलते समय सावधानी बरतें जो हमारे साथ नहीं है। उन्होंने मनोहर पर्रिकर जी के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। उनके अंतिम दिनों का राजनीतिकरण किया जो उतना ही घटिया था। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर, और राहुल के आरोपों पर रोहन जेटली ने तंज कसा है, कटाक्ष किया है, कई बातें उन्होंने कही हैं और 8 से 10 पॉइंटर्स में उन्होंने समझा दिया कि राहुल की जो मंशा है वो क्या कहती है, राहुल किस तरीके से बयानों का राजनीतिकरण करते हैं, अपने फायदे और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बयान देते हैं। तो बड़ा बयान है इस वक्त आज के परिदृश्य में। और इसी बीच आपको बता दूं, राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर अरुण जेटली ने 2019 में उन्हें धमकाया था। लेकिन ये भी जानकारी दुरुस्त करने की जरूरत है कि कृषि जो कानून है वो 2020 में आया था और वो कह रहे हैं कि 2019 में उन्हें धमकाया गया। देखिए, I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. तौर पर यहाँ पर दिख रहा है कि जो कमेंट किए जा रहे हैं, जो टिप्पणियां की जा रही हैं, उसका संदर्भ क्या है और सबसे बड़ी बात कि जो डेटा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो 2019 की बात, 2020 की बात कही जा रही है, इसमें खुद समझने की ज़रूरत है कि जिस डाटा का आकलन आप कर रहे हैं, जिसका चुनाव आप कर रहे हैं या फिर पब्लिक डोमेन में अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उसमें कितनी बड़ी भ्रांति है, कितना बड़ा गैप है, इसे समझने की ज़रूरत है और ये साफ तौर पर खुद का माखौल उड़ाने जैसा है। तो कुल मिलाकर जो इस वक्त कृषि कानून 2020 में पेश हुआ
उन्होंने कहा कि मेरे पिता का निधन 2019 में हुआ था। अब रोहन जेटली साफ तौर पर अपनी बात कह रहे हैं। इससे राहुल गांधी का जो वक्तव्य है, उनका जो बयान है, उसमें जो घपलेबाजी है वो पकड़ी जा रही है। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने जो कहा उसके ऊपर और रोहन जेटली ने क्या बातचीत की है, सुनिए।